खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली के शाहीन बाग में सर्च ऑपरेशन किया। एटीएस को इस तलाशी मुहिम को हाल ही में गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे तक चला। कुछ सामान अपने साथ लेकर टीम रवाना हो गई। मजीद तफसीलात हम हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद, अब शाहीन बाग में एटीएस की जानिब से तलाशी मुहिम शुरू हो गई है, क्या कुछ अभी की ताजा तफसील? देखिए इंशा, ये पूरा मामला दरअसल तब्दीली मजहब मामले की वो कड़ी है जिसके तहत पहले उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई थी और कहा गया था कि बहुत सारे लोगों की मुल्क भर में लालच देकर अलग अलग तरीके से तब्दीली मजहब का कराया गया है, उनका मजहब बदला गया है। तो इस मामले को लेकर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को पिछले दिनों मेरठ के कुर्बो जवार से पहले डिटेन किया गया, उठाया गया और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और यह बताया गया था कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला है। आज इसी सिलसिले की कड़ी में कलीम सिद्दीकी का शाहीन बाग में वहां पर उनका मदरसा है, उनका दफ्तर है, तो वहां पर एटीएस के लोग सुबह 9 बजे के आसपास वहां पर पहुंचे थे और तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर जामा तलाशी होती रही। आसपास के लोग जो उनके जानने वाले थे, करीब लोग थे, बताया जा रहा है कि उनकी भी तलाशी ली गई है। ये सब कुछ हुआ है। तो वहां का थाना है शाहीन बाग थाना, उसके साथ अब खुर्रम ताजा तफसील ये है कि एटीएस ने अपने साथ कुछ सामान भी लिया है। वो क्या क्या सामान है जो एटीएस ने अपने साथ लिया है? देखिए, क्योंकि फंडिंग को लेकर के मामला था तो किस तरीके से फंडिंग को क्योंकि प्रूव करना है और किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, तो वहां पर जो फाइलें हैं और कंप्यूटर्स हैं, उन तमाम चीजों की जांच की गई है और कुछ दस्तावेज कागजात हैं वो एटीएस अपने साथ लेकर गई है। हालांकि इस मामले की पूरे तौर से अभी जो कहना चाहिए तस्दीक जो है वो एटीएस के जरिए की जानी है, लेकिन जिस तरह की खबर हमारे पास आई है उसमें बताया गया है कि कुछ फाइलें, कुछ दस्तावेज वो एटीएस जरूर लेकर गई है। एटीएस वहां से जा चुकी है, ये तमाम चीजें वहां पर हुई हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो तब्दीली मजहब मामले से ही जुड़ा हुआ है। इंशा जी, अभी क्या कुछ माहौल अभी बना हुआ है? क्योंकि अभी तलाशी मुहिम क्या खत्म हो चुकी है या उम्मीद और भी की जा सकती है कि अब आने वाले वक्त में इस तरह का ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाएगा? देखिए, ये जो ऑपरेशन है, ये जो जामा तलाशी है, इसकी उम्मीद की जा रही थी। अब एटीएस यहाँ, क्योंकि पहले कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया गया था, तो ये उम्मीद से बरअक्स नहीं था। इस मामले में अगर देखा जाए तो जो जुनेद नामी एक शख्स है, उसके जो F-133 का जो रिहायशी घर है उस पर एक नोटिस भी छिपा किया गया है, जो 28 सितंबर को ही उसको इशू किया गया था और 5 दिनों में उन्हें लखनऊ दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया था। लेकिन जब ये मुद्दत पूरी हो गई तो आज एटीएस यहाँ पर आए और बाकायदा उसने तलाशी ली है। फिलहाल इलाके में माहौल में थोड़ी सी सनसनी जरूर है, लेकिन माहौल शांत है और वहाँ पर पूरे तौर से अमन है और किसी तरह से कोई दूसरी चीज जो है वहाँ पर नहीं हुई है। फिलहाल एटीएस वहाँ से जा चुकी है। जी खुर्रम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। सीतापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है। पीएएस गेस्ट हाउस से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं गेस्ट हाउस को आरजी जेल बनाया गया है। वाज़ेह हो कि लखीमपुर सानेहा मामले में पीर से प्रियंका गांधी हिरासत में थी। उन्होंने आज पीएम मोदी को लखीमपुर आने का और लखीमपुर सानेहा का वीडियो देखने का मशवरा दिया था। इससे कबल प्रियंका गांधी ने अपना वीडियो जारी किया था, आप भी सुनिए। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है?
वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हुकूमत की मनमानी पर सवाल भी उठाया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जमहूरियत की पामाली हो रही है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लीडरों की गिरफ्तारी हो रही है, जो कि अफसोसनाक है और गैर जमहूरी भी है। तो क्या लोगों को और नेताओं को अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का अधिकार भी नहीं? अपना आक्रोश और अपनी उत्तेजना का इजहार करने का अधिकार भी नहीं? क्या नेताओं को दुख के समय दुखी परिवारों के साथ सहानुभूति प्रकट करने का अधिकार नहीं? ये बुनियादी सवाल है। क्या कसूर था प्रियंका गांधी का, जिन्होंने सबसे पहले लखीमपुर खीरी में जाकर जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं उनके साथ संवेदना प्रकट करने का फैसला किया? क्या कसूर था उनका? क्या कोई ये कह सकता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी की मौजूदगी से वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी? क्या कोई नेता अपने प्रांत या अपने देश के लोगों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता? और अगर नहीं रखता तो क्या ये हमारा लोकतंत्र है आज के दिन? ये है मरकजी और योगी हुकूमत के गुंडा राज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कारकुनान श्रीनगर में सड़क पर निकल आए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर की क़यादत में यूपी में प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। इन मुजाहिरीन ने श्रीनगर में कांग्रेस भवन गेट से जबरदस्ती बाहर निकलकर लालचौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन मुजाहिरीन को ऐसा करने से बाज रखा और उन्हें गिरफ्तार करके कांग्रेस भवन के बाहर सड़क पर ही रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जे मीर को हिरासत में ले लिया। इसी एहतजाज के चलते एमए रोड पर कुछ देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन बाद में सूरत हाल मामूल पर आ गई। इस मौके पर जे मीर ने कहा कि मरकज और उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत किसानों के खिलाफ तशद्दुद की जिम्मेदार है और अपोजिशन की हरासा करने के लिए तमाम जराए इस्तेमाल कर रही है। और योगी सरकार अभी तक भी उन गुंडों को, उन हथियारों को कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। उसके बदले में जो देश में नेशनल अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो उन जख्मी और उन दुखी परिवारों तक पहुंचना चाहते थे, उनको सबको किस तरह से नजरबंद कर रहे हैं, जेल डाल रहे हैं, जिसमें अन्य सारे नेशनल लीडर्स हैं। और खुसूसन हमारी देश की नेता प्रियंका गांधी जिस तरह से लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी और मात्र एक आदमी उनके साथ में था, कोई वायलेशन नहीं था, और उनको सीतापुर जाते जाते जिस तरह से मैन हैंडलिंग, जिस तरह से किडनैपिंग की कोशिश की योगी के पुलिस के गुंडों ने, और उसके बाद उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफआईआर के उनको एक
जेल में बंद कर रखा है, उनकी रिहाई तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और सो कश्मीर में, जम्मू में और देश के अन्य भागों में तमाम रैंक एंड फाइल यही डिमांड करेगी। मोदी सरकार, योगी सरकार को अब मॉरली इस्तीफा। वहीं जम्मू में कांग्रेस कारकुनान ने आज यूपी में हुए तशद्दुद वाक़े के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा किया। कांग्रेस लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में यहां पार्टी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी रैलियां निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने कांग्रेस के उन कारकुनान को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। मुजाहिरीन और पुलिस के बीच रसाकशी का ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा और बाद में मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन यूपी हुकूमत की तरफ से प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने ज़र क़वानीन को वापस लेने की हुकूमत से पुरजोर मांग की है। जमहूरियत में डाइवर्शन व्यूज हो सकते हैं, लेकिन सरकार का काम है कि जमहूरियत को बहाल रखने के लिए उनके व्यूज को सुना जाए। सरकार को किसानों के संघर्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। जिनकी शहादत होगी, जब उनके विरोध का सुर ये सुन नहीं पाए भाजपा के लोग, क्योंकि अंधभक्ति में डूबे हुए ये सरकार थी, ईगो में फंसी। लखीमपुर सानह पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम और सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उन्होंने कहा कि वारदात को मंसूबीबंद तरीके से अंजाम दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा जज की निगरानी में जांच की मांग की है। ये जो पूरा वाक़या हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नज़र आ रही वहाँ पर। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ये सिर्फ वक्त ख़रीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के एफआईआर रजिस्टर किया गया है। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और आप देखेंगे अगर यहाँ यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के ज़रिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटर। लखीमपुर सानह के हवाले से शिवसेना लीडर संजय रावत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। सेना के सांसद संजय राउत उनसे बात करते सर, जिस तरह से लखीमपुरी खीरी की घटना है सर, कैसे देखते हैं सर इसे? मैंने अभी कहा सबके सामने कि लखीमपुर की घटना जिस प्रकार से पूरा चित्र सामने आया है, ब्रिटिश काल में भी इस प्रकार से घटना नहीं हुई थी, मुझे जालियनवाला बाग मालूम है। और हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में विदेशी कपड़ों के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था ब्रिटिश काल में, तब बाबू गेनू था हमारा एक, वो ट्रक के सामने सोया और उसका ऊपर से ट्रक ब्रिटिश लोग लेके गए थे। बस यही हो गया। कहाँ है हमारा स्वतंत्र, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, ये तो रक्त महोत्सव है, ये खूनी खेल है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, हर बात पर रोते हैं, दुख उनका आंखों में दिखता है, बाहर निकलता है, लाल किला हो, संसद हो, बेचारे रोते हैं, उनको दुख सहा नहीं जाता। लेकिन कल 4 लोगों को उनके एक मंत्री के बेटे ने कुचल दिया। अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना संवेदना व्यक्त हुई है, ना किसी के आंख में मैंने आंसू देखे। ये क्या चल रहा है? लेकिन सर प्रियंका गांधी को रोका गया, ये मैं समझ सकता हूँ। जिस प्रकार से उससे मिसहैंडलिंग हुआ है,
जिस प्रकार से उसको जेल में डाला है वहाँ कहाँ सीतापुर में, और जिस हालत में उनको रखा है उसका वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका संघर्ष हो सकता है, मतभेद है। आप पंडित नेहरू को नहीं मानते, आप इंदिरा जी को नहीं मानते, आप राजीव गांधी को नहीं मानते, आप सोनिया गांधी को नहीं मानते, लेकिन वो इंदिरा गांधी जिसने हिंदुस्तान के जो विभाजन हुआ था उसका बदला लिया पाकिस्तान को तोड़कर, उसकी पोती को आप जिस प्रकार से अपने बर्ताव कर रहे हो, ये देश देख रहा है। और सर इसके साथ साथ अगर हम जानना चाहें सर, जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी के पुत्र का नाम आ रहा है, उनकी ओर से सफाई आया कि वीडियो रिकॉर्ड है कि वो वहाँ नहीं थे। मुझे मालूम नहीं, जो वीडियो सामने आया है और हज़ारों किसान वहाँ थे, वो झूठ बोल रहे हैं। उसका ही नाम क्यों आया और किसी मंत्री पुत्र का नाम क्यों नहीं आया? धन्यवाद। अंकित के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं पटना की, जहां इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। 9 अक्टूबर को अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। इस ताल्लुक से कई सूबों की अमीर शरीयत को प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी गई है। वाज़ेह है कि अमीर शरीयत के इंतखाब के ताल्लुक से काफ़ी तनाज़ा रहा। इसी को देखते हुए 9 अक्टूबर को सख्त हिफाजती इंतजामात का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी का कहना है कि पुरअमन माहौल में इंतखाब कराने की कोशिश की जाएगी। गुजरात के बानूर बल्दियाती चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यहां बल्दियाती पर 24 में से 16 सीटें जीतकर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई है। वाज़ेह रहे हाल ही में हुए बल्दियाती इंतखाबात में सूरत में आम आदमी पार्टी और कुछ मकामात पर MIM के उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज करते हुए बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में पैर जमाना शुरू किया है। कौमी उर्दू कौंसिल स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के मैदान में CBSE के तमाम के साथ मिलकर अब काम करेगी। इस मामले में कौंसिल उर्दू CBS की मीटिंग हुई है। कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर अकील अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर से स्किल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। कश्मीर में 181 सेंटर होंगे। फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एजुकेशन, वेव मास मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर स्किल कोर्सेज कराने की तैयारी हो रही है और उर्दू जबान में स्किल एजुकेशन के कोर्स का उर्दू वालों के दरमियान फरोग दिया जाएगा। कौमी कौंसिल बराए उर्दू ज़बान स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स होते हैं अब उनको भी कराएगी और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर CBSE के साथ मीटिंग शुरू हो गई हैं। इस पूरे मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर कौमी उर्दू कौंसिल शेख अकील अहमद साहब। किस तरह का खाका आप लोग एक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए से ये तमाम चीज़ें की जा सकेंगी? CBSE के डायरेक्टर से कल मेरी बातचीत हुई थी और हम लोग ये चाहते हैं कि उनके कोलैबोरेशन से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू मीडियम में स्किल डेवलपमेंट के जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब के सब कराए जाएं। जैसे कि उसमें हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है उसमें टूरिज़्म है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशंस है, ब्यूटी वेलनेस है, उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग है, हैंडीक्राफ्ट है और कोडिंग है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ये जितने मौज़ूआत हैं इनके ऊपर हम बुक्स तैयार करेंगे और हमारे 181 मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उन तमाम लोगों की मदद से हम उन्हीं सेंटर्स में और कुछ CBSE के स्कूल में भी हम स्किल डेवलपमेंट के लिए
ये तमाम प्रोग्राम जारी करेंगे। डायरेक्टर साहब, देखें तो जब कोई मुआहदा होता है तो कुछ जिम्मेदारियां आप लोग लेते हैं, कुछ जिम्मेदारियां दूसरा इदारा लेता है। आप लोगों की इसमें जिम्मेदारी किस तरीके से होगी? हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, गुफ्तगू जारी है, तो किस खाका है, जो एक प्लान है वो क्या है? देखिए, इसमें प्लान ये है कि जितनी बुक्स जिन टॉपिक पे हमने बताया उन पे बुक्स ट्रांसलेट हम करेंगे उर्दू में, और तमाम सेंटर्स को बुक ज़रूरत के मुताबिक मैं प्रोवाइड करूंगा। उसमें जितने खर्च आएंगे वो NCPVL करेगी, लेकिन इसके अलावा जो खर्च होगा उसको चलाने के लिए टीचर्स वगैरह। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं हैं। पहला मिथ ये है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिप्टो का इस्तेमाल करके किए गए ट्रांजैक्शन के एक बहुत छोटे भाग को रिप्रेजेंट करती है। चैनलिसिस के बारे में बात करें तो 2020 में 0.34% OC क्रिप्टो एक्टिविटी का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया था। सिफर ट्रेस क्रिप्टो एक्टिविटीज के 0.5% से कम का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया। दूसरा मिथ है, क्रिप्टो को यूज करने या इन्वेस्ट करने के लिए आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होने की जरूरत है, जबकि फैक्ट यह है कि क्रिप्टो डे टू डे इस्तेमाल किए जाने वाले कई दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरह ही है। क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी से किसी के लिए भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना या फिर बेचना बहुत आसान है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने से अलग नहीं है। आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल समझ की जरूरत है, लेकिन कोडिंग बैक एंड पर मैनेज की जाती है। आप साइन अप और KYC वेरिफिकेशन के इस आसान स्टेप के साथ एक्सचेंज में साइन अप कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोई भी SIP का इस्तेमाल करके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तीसरा मिथ है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत देर हो चुकी है, जबकि फैक्ट यह है कि भले ही बिटकॉइन अब 38 लाख रुपए पर है, फिर भी आप इसे खरीद सकते हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म फ्रैक्शनल ओनरशिप की परमिशन देते हैं। तो आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट्स भी हैं। मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार।